आज हम अध्ययन करेंगे समोत्पाद वक्र या समुत्पत्ति वक्र भी इसको बोला जाता है। हमने पहले अध्ययन किया था, आपको याद होगा, तटस्थ वक्र का। तटस्थ वक्र के जैसा ही मिलता जुलता समोत्पत्ति वक्र या समोत्पाद वक्र या जिसको आइसोप्रोडक्ट कर्व बोला जाता है वो होता है। डिफरेंस क्या है उसके अंदर हमने क्या अध्ययन किया था कि तटस्थ वक्र वो वक्र होता है जहां पर उपभोक्ता दो वस्तुओं से समान संतुष्टि प्राप्त करता है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, समझने वाली पकड़ करने वाली बात कि जो उत्पादक होता है वहां हम उपयोगिता का अध्ययन कर रहे थे, यहां हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, उत्पादन का। तो जो उत्पादक है वो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से ऐसे संयोग स्थापित करता है कि उससे समान उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन के उसके पास कितने साधन होंगे, केवल दो साधन होंगे। उन दो साधनों को वह कॉम्बिनेशन को चेंज करेगा। सपोज दैट हमने माना कि उसके पास उत्पादन का एक साधन श्रम है और दूसरा है पूंजी। अब वो चाहता है कि श्रम की इकाई कम करे और पूंजी की बढ़ा दे। अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकता है, या पूंजी की कम करे श्रम की बढ़ा दे। लेकिन जब वो इनको बढ़ाता है, एक दूसरे को घटाता है, तो उससे जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो क्या होता है, समान प्राप्त होता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, इन अलग अलग वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो उसको बोला जाता है समोत्पत्ति वक्र। तो हेडिंग लगाइए आप, आइसोप्रोडक्ट कर्व, समोत्पाद वक्र या इसको समुत्पत्ति वक्र भी बोला जाता है। यानी जहां पर उत्पादन क्या है, समान है, वो वक्र क्या है, समुत्पाद वक्र। उत्पादन के दो साधनों के ऐसे संयोग को जहां पर उत्पादक वस्तु की समान मात्रा उत्पादित करता है। यानी उसके पास एक उत्पादन का साधन x है, दूसरा y है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से माना 10 यूनिट वो बना रहा है। अब वो चाहे तो x को बढ़ा दे, y को कम कर दे, फिर भी उसको क्या मिलेगा, 10 उत्पादन मिलेगा। हो सकता है वो x का यूनिट्स को कम कर दे और y के यूनिट क्या करेगा, बढ़ा दे, फिर भी उत्पादन क्या मिलेगा, समान। हर स्टेज पे उसको समान उत्पादन मिलेगा। अब जब हम इसको डायग्राम में दिखाएंगे तो हर पॉइंट पे सेम उत्पादन आ रहा है, इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी समुत्पाद वक्र या समुत्पत्ति वक्र कहलाता है। उत्पादन के कितने साधन होंगे, दो साधन। हालांकि उत्पादन के 3 साधन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर इसका सिद्धांत थोड़ा टिपिकल हो जाता है, फिर हमें इसका 3D डायमेंशन में देखना पड़ता है। तो ये सिद्धांत लेके चलते हैं कि उत्पादन के साधन कितने हैं, 2 हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। हम कोई वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, मान लो x वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, श्रम और पूंजी, दो हमारे पास उत्पादन के साधन है। यहां पर हम जो यूनिट बता रहे हैं कि कितनी यूनिट हमें पूंजी की आवश्यकता है, और यहां पे आपकी श्रम की यूनिट बताई गई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं, किसका, x वस्तु का। जब हम श्रम की, पूंजी की 1 इकाई और श्रम की 20 इकाई मिलाकर उत्पादन करते हैं तो हमारे पास कितना प्रोडक्शन होता है, 100 यूनिट ऑफ x गुड। यानी x की 1 इकाई तो पूंजी की मिलाते हैं और श्रम की 20 लगाते हैं, तो x वस्तु का 100 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। ये हमने एक्सटेंडेड किया। अब हमने क्या किया कि ये सब जो कॉम्बिनेशन था इसको हमने चेंज किया। हमने क्या किया, कैपिटल की इकाई बढ़ा दी है। पहले कितनी थी, 1 से हमने कितनी कर दी, कैपिटल की 2। उत्पादन हम किसका कर रहे हैं, x वस्तु का, दो साधनों के संयोग से। उत्पादन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, जैसे आपको टेबल बनाने तो उसमें लकड़ी चाहिए, फेविकोल चाहिए, कोई वस्तु कॉम्बिनेशन तो होगा जिससे आप अन्य गुण तैयार करेंगे। तो हम जो x वस्तु बना रहे हैं उसमें कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, कैपिटल को बढ़ाया। अब कैपिटल को बढ़ाया तो हमने किसको कम कर दिया, लेबर को कम कर दिया। कि जैसा आपको उसमें भी बताया गया था इंटरफेरेंस कर्व के अंदर कि आय क्या होती है, सीमित होती है। तो उस सीमित आय में हम दोनों वस्तुएं तो बढ़ा नहीं सकते, तो बजट रेखा हमारी कुछ फाइनल होती है, जैसे तटस्थ वक्र में था। तो इसमें भी क्या करेंगे, अगर हमें एक वस्तु को बढ़ाना है दूसरे को कम तो करना पड़ेगा, दोनों को तो नहीं बढ़ा सकते। तो हमने लेबर को क्या कर दिया, कम कर दिया और उतनी कैपिटल बढ़ा दी। अब कॉम्बिनेशन क्या बन गया, पहले था 1 पूंजी 20 श्रम। अब आपका क्या हो गया, कैपिटल 2, लेबर 14। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप देखिए उत्पादन कितना हो रहा है, 100। पहले भी कितना हो रहा था, 100। आपने फिर एक पूंजी की इकाई बढ़ा दी, इसको बढ़ाओगे तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको आपने कम कर दिया। अब हमारा नया संतुलन क्या बन गया, 3 इकाई पूंजी की, 9 इकाई
श्रम की, और अभी भी हमारा उत्पादन कितना है 100। सेम चल रहा है ना, देखिए 100। जबकि वस्तु के संयोग को हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। किसी एक वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के साधनों के अलग अलग संयोग पर समान उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, समुत्पत्ति वक्र या समुत्पाद वक्र या आइसो प्रोडक्ट कर्व कहलाएगा। इस तरह आपको आगे बताया गया ये फंक्शन कि जैसे जैसे एक को बढ़ाओगे दूसरे को कम करोगे तो प्रोडक्शन आपको क्या मिल रहा है, हर स्टेज के ऊपर आपको समान मिलेगा। ये आपको अंग्रेजी में दी गई एमआरएस, प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। जब आप उनका कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, यानी एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, उसके बदले हम क्या करते हैं, दूसरी चीज का त्याग कर रहे हैं ना। एक चीज पाने के लिए हमने श्रम की 6 इकाइयों का त्याग किया, ये आपकी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन दर। आप दूसरी वस्तु को किस रेट पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कैपिटल की आपने 1 इकाई बढ़ाई है ना यहाँ पे, और श्रम की कितनी इकाइयां छोड़ दी आपने 6, तो हमारा रेशियो क्या बना 1:6, यानी 1 इकाई बदले आप 6 छोड़ने के लिए तैयार। यहां जब आते हैं, यहाँ पे आपने कितनी बढ़ाई है 1, और अब देखो आपने कितनी इकाइयां छोड़ी है 5, तो अब रेशियो क्या बन गया 1:5। फिर आपने यहाँ पे 1 इकाई बढ़ाई और यहाँ पे आपने कितनी छोड़ी है 4, यहाँ पे 1 इकाई बढ़ाई, 5 से कितने काटे 2 3। अब आपने एक चीज नोट करो कि ये पहले 6 छोड़ रहे थे के बदले, फिर आपने 5 छोड़ी, फिर 4, फिर 3। ऐसा क्यों होता है, ये घटती हुई क्यों होती है, ये आपको पहले भी बताया गया। क्योंकि जब हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, चाहे वो उत्पादन में हो चाहे वो उपभोग में हो, हम किसी चीज का एक को स्थिर रखते हुए नहीं बढ़ा सकते, एक को कम करते हैं, एक को बढ़ाते हैं। जब हम एक को बढ़ाते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, तो इसका उत्पादन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिस्थापन की दर हमेशा क्या होती है, आपकी घटती हुई होती है। क्योंकि अब प्रतिस्थापन अगर सेम है, अगर सही प्रतिस्थापन अगर सेम है तो वो फिर वस्तुएं ही पूरी प्रतिस्थापित हो जाएंगी एक दूसरे की, और सभी वस्तुएं उत्पादन के जो साधन है वो पूर्ण प्रतिस्थापित नहीं कर सकते एक दूसरे को। हालांकि इनमें विभाज्यता होती है, कुछ हद तक इनको बांटा जा सकता है, इकाइयों को अलग अलग यूज किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्थापित नहीं हो सकते। और यही कारण है कि पूर्ण प्रतिस्थापित नहीं है, इसलिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी क्या होती है, घटती भी होती है। तो आपके समझ में आया कि समुत्पाद वक्र क्या हुआ, उत्पादन के जो साधन है उनके ऐसे संयोग को बदलता है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। यहां पे आप लिखिए हम किस किस का यूज कर रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या है, लेबर, और एक क्या बेटा, उत्पादन के 2 साधन है, तो श्रम की इकाइयां होगी आपकी, और यहाँ पे आपकी पूंजी की इकाइयां। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन में क्या है, कैपिटल 1 और श्रम की आप कितने यूज कर रहे हैं 20। सॉरी, यहां पे आप लिख लीजिए कैपिटल और यहां लिख लीजिए श्रम। तो यहां पर पहली जहां आप इकाई यूज कर रहे हैं कैपिटल की 1 और श्रम की 20, ये बिंदु हो गया आपका। अब इस बिंदु पे उत्पादन आपका कितना है 100, दूसरे पे आप पूंजी की कितनी इकाई कर रहे हैं 2, और इसकी श्रम की कितनी कर रहे हैं 14, तो ये 20 से थोड़ा नीचे आ गया। फिर आप इसकी 3 करते हैं और इसकी 9 कर रहे हैं, इसकी 3 की हमने और इसकी थोड़ा और नीचे हो गया 9, फिर इसकी 4 कर दिया आपने और इसकी 5, तो ये 9 से और नीचे आ गया। फिर इसकी 5 इकाई कर रहे हैं पूंजी की और श्रम की 2 कर रहे हैं, तो ये यहाँ देखो। तो ये एक ऐसे ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा। अब जो ये बिंदु आ रहे हैं आपके जितने भी, इन सब बिंदुओं पे उत्पादन क्या है आपका 100 इकाई ही। समझ रहे हैं, देखिए इस चीज को, यहाँ पे हम कैपिटल ले रहे हैं, श्रम, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन क्या है सेम, यानी जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयां घटा रहे हैं और पूंजी की बढ़ा रहे हैं, उत्पादन फिर भी क्या है समान। ये आपका क्या कहलाता है आइसो प्रोडक्ट कर्व कहलाता है, ISIP वक्र क्या कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या कहता है, किसी वस्तु के उत्पादन में 2 साधनों के संयोग से उत्पादन होता है। ऐसे संयोगों को अलग अलग बिंदुओं पर बताएगा जहां पर उपभोक्ता को या उत्पादक को समान
उत्पादन प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे आप एक चीज की इकाई को वो करोगे कम तो दूसरी को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको वक्र बनेगा। इसके जो अलग अलग बिंदु होंगे उन पे सब पे क्या रहेगा, उत्पादन जो है वो आपका समान रहेगा। यही आपका इंडिफरेंस कर्व कहता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है तो इसके अंदर आप उपयोगिता का अध्ययन कर रहे थे, यहां पर आप उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं। बाकी कंसेप्ट एज इट इज वो का वही तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व में हमने जो देखा था वो सेम टू सेम चीजें यहाँ पे मान्यताएं। उसके अंदर हम क्या दो वस्तुएं ले रहे थे, इसमें दो उत्पादन के साधन होंगे, साधनों की इकाइयों में पूर्ण विभाज्यता होगी। वही मान्यता जो हमें तटस्थता वक्र के अंदर लेके चलेगी। तकनीकी हम पूरे उत्पादन के अंदर वही रखेंगे, यानी आप बीच के अंदर टेक्निक चेंज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने लेबर की जगह कुछ और यूज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर इसी सिद्धांत तक अपनी बात पे खड़ा नहीं उतरेगा। साधन कितने होंगे, दो। तकनीकी में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये इसकी मान्यताएं होंगी। अब बात करते हैं समुत्पाद वक्र रेखाओं की विशेषताओं की। तो विशेषताएं आपने अभी देखा, इनसे निकाल सकते हैं। पहला तो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, मूल बिंदु के प्रति तो दर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रतिस्थापन दर क्या होती है, हमेशा घटती हुई होती है। आप एक साधन को कम किए बगैर दूसरे साधन को बढ़ा नहीं सकते। वो साधन पूर्ण प्रतिस्थापित भी नहीं होते हैं एक दूसरे के। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि दो सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, जो कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर था। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं और ये यहाँ पे लिख दिया आपको आईपी फर्स्ट, आईपी सेकेंड, थर्ड। तो एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा था सब पे मान लो 100 हो रहा था, तो ये ऊंचा वक्र है। यहाँ पर देखो सरम की और पूंजी की दोनों की इकाइयां इससे क्या हो रही है, ज्यादा यूज हो रही है। तो नेचुरल सी बात है उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बिंदु पे उत्पादन और ज्यादा होगा, इससे आगे और ज्यादा होगा। तो ऊंचा जो वक्र होगा ये वक्र वो अधिक उत्पादन को प्रेजेंट करेगा। एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वक्र वाला हम बना रहे हैं, ये मान 200 का कह रहे हैं, तो ये 100 नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं। कम श्रम की इकाइयों के अंदर उससे अधिक उत्पादन थोड़ी किया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अधिक उत्पादन करने के लिए आपको दोनों इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी विशेषताओं में लिखिए, पहला समुत्पाद रेखा ऊपर बाएं से नीचे की ओर गिरती हुई होती है। दूसरा लिखिए, समुत्पाद रेखा या वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। दोनों एक ही बात है। तीसरी लिखिए, समुत्पाद रेखा पर प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को प्रेजेंट करता है। चौथा लिखिए, समुत्पाद वक्र जैसे जैसे मूल बिंदु से दूर होते जाएंगे वो ज्यादा अधिक उत्पादन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ये शो करेगा कि उत्पादन आपको क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। नेक्स्ट, समुत्पाद रेखा या वक्र एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ये इसके समुत्पाद वक्र के गुण कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं। एक लास्ट लिख लीजिए, समुत्पाद वक्र का ढाल, यानी ये वक्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तीनों क्या करते हैं, ढाल में फर्क है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा एमआरएस के ऊपर, प्रतिस्थापन की दर के ऊपर। यानी आप पूंजी और श्रम को बदल रहे हैं आपस में, तो इनका त्याग अनुपात क्या है। इसकी एक इकाई बढ़ाने के लिए इसकी कितनी इकाइयां आप छोड़ने के लिए तैयार है। मान लीजिए पहली इकाई के बदले आप 10 छोड़ने के लिए तैयार है, दूसरी के बदले 5, तीसरी के लिए बदले 1, और एक दूसरा उपभोक्ता है वो श्रम की इकाइयां छोड़ने के लिए तैयार है, इसके के बदले 20, फिर 18, फिर 17। तो डिपेंड करेगा कि आप कितना एमआरएस है, प्रतिस्थापन की दर क्या है, उसी के आधार पर उसका ढाल होगा। तो ये थी समुत्पाद वक्र या समुत्पाद रेखा की विशेषताएं। आपको रिलेशन आइसोप्रोडक्ट जो इंडिफरेंस करता है उसके साथ बना के चलना है। अगर वो आपने अच्छी तरह समझ लिया तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मेन डिफरेंस दोनों में क्या है,
तटस्थ वक्र किसको बताता है? उपभोक्ता की संतुष्टि को या उपभोग को, जबकि ये उत्पादन को स्पष्ट करता है। वो उपयोगिता से संबंधित है, ये उत्पादन से संबंधित है। उसमें दो वस्तुओं का उपयोगिता में संतुष्ट किए जाते हैं, इसमें उत्पादन के दो साधनों का अध्ययन किया जाता है जो अलग अलग संयोगों पर समान उत्पादन प्रेजेंट करते हैं। ये है दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस। यानी तटस्थ वक्र का उपयोग किसमें होगा? उपभोग विश्लेषण के अंदर, और समुत्पत्ति वक्र या समुत्पाद वक्र या आइसो प्रोडक्ट होगा किसका होगा? उत्पादन के अंदर। इंडिफरेंस का होगा उपभोग के अंदर, और इसका उत्पादन के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका तटस्थ वक्र के बारे में। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।